हेलो बच्चों, गुरुकुल क्लास 10th में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैथ के वृत्त चैप्टर का एक्सरसाइज 10.2 पढ़ने वाले हैं। 10.1 में एक थ्योरम था, उसको पढ़ लिए हैं। 10.2 एक्सरसाइज बनाने से पहले इस एक्सरसाइज में आने वाला जो एक प्रमेय है 10.2, इस प्रमेय को हम लोग प्रूफ कर लेंगे और इसके बाद इसका एक्सरसाइज एग्जाम्पल के साथ हम लोग बनाएंगे। तो चलिए हम लोग प्रमेय समझते हैं कि क्या कहता है प्रमेय। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 10.2 का प्रमेय से। प्रमेय एक बार पढ़ लेते हैं। क्या कहता है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। ठीक है, तो एक वृत्त बना लेंगे। यह वृत्त है और यह बाह्य बिंदु है। इस बाह्य बिंदु का नाम हम लोग P देते हैं। और यहाँ से खींची गई जो स्पर्श रेखा है यह दो स्पर्श रेखा है। ठीक है, जो वृत्त को दो पॉइंट पर स्पर्श कर रहा है। एक का नाम हम लोग यहाँ A दे देते हैं और एक का नाम यहाँ B देते हैं। और यह वृत्त का केंद्र है O और सर्कल का नाम COR होता है। ठीक है, तो यह वृत्त से संबंधित फिगर हो गया। इस तो कहता है कि बाह्य बिंदु से बाहर से खींची गई जो स्पर्श रेखा है, यही दोनों है PA और PB, दो स्पर्श रेखा है और दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ क्या होगी, बराबर होगा। मतलब PA = PB आपको प्रूफ करके लाना है। तो चलिए देखते हैं। बहुत ही आसान है यह प्रमेय, थोड़ा सा समझिएगा और बहुत ही इजी वे से आपको समझा दे रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं कि प्रमेय में सबसे पहला स्टार्टिंग गिवन होता है, दिया हुआ से स्टार्ट होता है। तो इसमें दिया हुआ क्या क्या है, तो यहाँ देखते हैं कि वृत्त है और इस वृत्त में PA और PB दो स्पर्श रेखाएं हैं। तो इसी को लिख दे रहे हैं कि वृत्त COR में, COR का मतलब हुआ कि O मतलब सेंटर, R मतलब रेडियस, इस वृत्त का रेडियस R है, में PA तथा PB दो स्पर्श रेखाएं हैं। स्पर्श रेखाएं हैं। तो स्पर्श रेखाएं होने के बाद अब क्या करेंगे, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, तो प्रूफ करना है कि PA बराबर PB, यही प्रूफ करना है कि PA की लंबाई PB के बराबर होगा। तो इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम करना होगा, रचना का, बनावट का। तो क्या कंस्ट्रक्शन में करना होगा, तो O को A से भी इस जोड़ देना है, B से भी ज्वाइन करा देना है और P से भी ज्वाइन करा देना है। तीन जगह हम लोग किए। तो जानते हैं कि स्पर्श बिंदु से जब केंद्र से जाता है तो वह परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो इसमें हम लोग यही किए कि OA, OB तथा OP को मिलाया। अब क्या करना है, तो अब प्रूफ करना है, सिद्ध करके दिखाना है कि कैसे होगा। तब देखते हैं कि यहाँ पर दो ट्रायंगल बन गया, OA, OAP और OBP, यह दो ट्रायंगल है। तो त्रिभुज OAP तथा OBP में, यह दोनों ट्रायंगल में हम लोग देखेंगे। तो ये दोनों ट्रायंगल में क्या करना है, दोनों ट्रायंगल को सर्वांगसम कर देना है। तो कैसे सर्वांगसम करना है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है से देख लीजिए, क्या क्या चीज़ इक्वल होगा ये दोनों ट्रायंगल में, इसको समझ लेंगे। तो यह वृत्त की त्रिज्या है और ये भी वृत्त का त्रिज्या है।
इसलिए ओ ए बराबर ओ बी हो जाएगा। यह दोनों बराबर किस आधार पर हुआ? तो वृत्त की त्रिज्या है, रेडियस के आधार पर। दूसरा क्या है? ओ पी दोनों ट्रायंगल में है यह पोर्शन, इसलिए यह कॉमन हो गया। यह ओ पी इस ट्रायंगल के लिए भी है, ओ पी इस ट्रायंगल के लिए भी है, इसलिए ओ पी बराबर ओ पी हो गया। इसको हम लोग कॉमन कर सकते हैं, उभयनिष्ठ, इसके आधार पर ही बराबर हो गया। और तीसरा क्या होगा कि दोनों में देखिए 90 डिग्री है, ठीक है। स्पर्श बिंदु से जब सेंटर से जाता है तो समकोण बनाता है, लंब होता है, इसलिए यहाँ का कोण जो है 90 डिग्री होगा। इसलिए एंगल ओ ए पी जो होगा वह एंगल ओ बी पी के इक्वल हो जाएगा। कौन आधार पर? तो दोनों एंगल 90 डिग्री है। तो जानते हैं कि यह देखिए 90 डिग्री है, 90 के सामने वाला भी साइड है, मतलब हाइपोटेनस हो गया ये, और एक कोई इधर वाला साइड है जिसको परपेंडिकुलर कर सकते हैं या बेस भी कर सकते हैं। तो यह कौन हो गया? सर्वांगसम का कौन नियम हुआ? कॉन्ग्रुएंसी का यह नियम देख लीजिए। तो इस तरह से यह इसका एक त्रिभुज का तीन गो चीज़ दूसरे त्रिभुज के 3 गो चीज़ से इक्वल हो चुका है, तो अब दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे। इसलिए त्रिभुज ओ ए पी जो होगा वह सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ओ बी पी के। और यह कौन नियम से हो गया? तो आर एच एस रूल से, कॉन्ग्रुएंसी का जो यह रूल है इस रूल से हो गया। क्योंकि इसका एक 90 डिग्री है, आर एच एस में होता है कि वो 90 होना चाहिए, 90 के सामने का हाइपोटेनस साइड इक्वल होना चाहिए, और ये दोनों में से कोई एगो साइड इक्वल होना चाहिए। तो इस आधार पर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। और सर्वांगसम का मतलब क्या होता है कि इसका बचा हुआ जितना भी पार्ट्स है वो भी सब अब इक्वल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यह पार्ट जो है ई पार्ट के इक्वल होगा, यह पार्ट जो है इस पार्ट के इक्वल होगा, ये एंगल जो है ये एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल जो है यहाँ के एंगल के इक्वल होगा। लेकिन इस सब का चीज़ का हमको ज़रूरत नहीं है, केवल हमको इस साइड का ज़रूरत है, इसलिए यह साइड जो होगा इस साइड के इक्वल हो जाएगा। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि पी ए बराबर पी बी, ठीक है। यह हो गया कौन सी? बाई सी पी सी टी से, कॉन्ग्रुएंसी का रूल से, और यही प्रूव करना था, यही प्रूव हो गया। देखिए कितना आसान था। तो प्रमेय को प्रूव करने के बाद अब एग्जाम्पल 1 देख लेते हैं क्या कहता है। सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्रीय वृत्तों में, सकेंद्रीय वृत्त मतलब कि दो वृत्त है लेकिन दोनों वृत्त का केंद्रक एक है, ठीक है। देख रहे हैं दो वृत्त है, दोनों के वृत्त का केंद्रक यह ओ है। बड़े वृत्त की जीवा को छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। चलिए इस क्वेश्चन को समझाते हैं पहले फिगर के माध्यम से। तो एग्जाम्पल जो है 1 हम लोग समझ रहे हैं। एग्जाम्पल 1 क्या कहता है कि सकेंद्रीय वृत्त है। सकेंद्रीय वृत्त का मतलब है कि एक वृत्त है और इसी वृत्त के बाहर में एक और वृत्त है, ठीक है, और दोनों वृत्त का केंद्रक एक ही है, ओ है। और बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है, इसे स्पर्श करते हुए जा रहा है, ठीक है। सकेंद्रीय वृत्त है, उस वृत्त की जो जीवा, बड़ा वृत्त का जो जीवा, जीवा मतलब क्या होता है? कोई वृत्त है, वृत्त में इधर से इधर खींच दिए, ये सब जीवा है। तो जो सेंटर से जाता है वो सबसे बड़ी जीवा होता है, जिसको हम लोग व्यास कहते हैं। तो यह सबसे बड़ी जीवा है। तो इसी तरह से कर रहा है, लेकिन एक इसमें ऐसा जीवा है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करते हुए जाता है। और जहाँ पर स्पर्श करता है, इस स्पर्श पॉइंट का नाम हम अपने मन से P दे रहे हैं। तो यहाँ P से इधर इसकी लंबाई और इसकी लंबाई, P से A की लंबाई और P से B की लंबाई दोनों बराबर होगा। मतलब प्रूफ करना है PA = PB। अब कैसे प्रूफ होगा ये आपको समझा रहे हैं। यह भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। और लास्ट में आपको हम बता देंगे कि इस चैप्टर में कौन कौन मेन सवाल हैं, और जो एग्ज़ाम में आते हैं या जो भी सैम्पल पेपर छपते हैं उसमें यही सब क्वेश्चन रहते हैं। तो आप उन क्वेश्चन को विशेष रूप से आप तैयारी कर लीजिएगा, ताकि आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा हो जाए और आपको अच्छा मार्क्स आ जाए। तो चलिए गिवन में देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। तो सकेंद्रीय वृत्त
वृत्त में बड़े वृत्त की जीवा ए बी जीवा का नाम है, जो छोटे वृत्त को पी बिंदु, छोटे वृत्त को किस पॉइंट पर टच कर रहा है, पी पर, पी बिंदु पर स्पर्श करता है। टू प्रूव, तो क्या सिद्ध करके दिखा देना है, तो सिद्ध करके यही दिखा देना है कि P से A और P से B बराबर होगा, यही प्रूव कर देना है। मतलब इसकी लंबाई और इसकी लंबाई बराबर है। तो चलिए इतना हो गया। अब कंस्ट्रक्शन का काम कर देते हैं, रचना का। तो रचना में क्या करना है, देखिए यहाँ से O से P को मिला देंगे तो केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलता है, तो जानते हैं कि 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। तो OP को मिला दिए, OA को मिला दिए और OB को मिला दिए। ठीक है, इतना काम किए। तो क्या कर दिए, OP, OA तथा OB को मिलाया, हो गया। इतना काम कर दिए। अब इसके बाद जो है रचना के काम के बाद अब प्रूफ होगा। तो इस फिगर में भी देख लीजिए, दो गो ट्रायंगल बन चुका है। एक ट्रायंगल जो है OPA इधर है और एक ट्रायंगल OPB है, और यह दोनों ट्रायंगल को हम सर्वांगसम करने वाले हैं। मतलब इसमें 3 गो साइड इक्वल खोजना है, या 3 गो एंगल हो या साइड हो, मिला करके इक्वल खोजना है। तो चलिए देखिए, बहुत ही आसान है। तो सबसे पहला OP है, इसमें ट्रायंगल का नाम लिख देते हैं OPA तथा ट्रायंगल OPB में। इस ट्रायंगल में क्या देखते हैं कि OP जो है दोनों साइड के लिए, इस ट्रायंगल के लिए भी है, इस ट्रायंगल के लिए है, इसलिए लिख सकते हैं OP इक्वल टू OP, और जब दोनों में होता है उसको हम लोग कहते हैं कॉमन। अब क्या देखते हैं कि यह भी बड़ा वृत्त का त्रिज्या है, ये भी बड़ा वृत्त का त्रिज्या है, इसलिए OA इक्वल टू OB हो जाएगा। यह वृत्त की त्रिज्याएँ है, रेडियाई है। ठीक है। अब तीसरा क्या है, तो देखते हैं कि इसमें भी 90 डिग्री एंगल है और इधरों भी 90 डिग्री एंगल है, दोनों साइड 90 डिग्री एंगल है, इसलिए भी अभी दोनों इक्वल हो जाएगा। ये एंगल का नाम OPA होगा, इधर वाला का OPB होगा। तो इसलिए हम लोग लिख दे रहे हैं यहाँ पर एंगल OPA इक्वल टू एंगल OPB। यह क्या है, 90 डिग्री एंगल है, इसलिए दोनों इक्वल हो गया। अब जानते हैं कि एक त्रिभुज का 2 गो साइड अब एगो एंगल इक्वल है, इस भी त्रिभुज का 2 साइड एगो एंगल इक्वल है, इसलिए दोनों त्रिभुज अब क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन कौन आधार पर सर्वांगसम होंगे, तो यह भी आपको बता दे रहे हैं। तो OPB दोनों सर्वांगसम हो गए, और ये भी RHS से है। देखिए 90 डिग्री है और 90 के सामने का साइड भी है ये वाला। ठीक है, और ये दोनों में से कोई एगो साइड होना चाहिए। तो ऐसा होने पर वह RHS का रूल फॉलो करता है, कॉन्ग्रुएंसी का, सर्वांगसम का नियम फॉलो करता है, और इस तरह से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। और जानते हैं कि एक त्रिभुज का 2 गो त्रिभुज जब सर्वांगसम हो जाता है तो उसका कोई भी साइड जो है या एंगल इक्वल अब हो सकता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यह जो साइड है इस साइड के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि सर्वांगसम कर चुके हैं। इसलिए PA इक्वल टू क्या हो जाएगा, PB हो जाएगा बाय CP/CT। ये अप्रूव्ड हो गया। तो यही क्वेश्चन आपका दूसरा था जिसको प्रूव करना था। देख लिए कितना आसान था एक भी क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन को समझते हैं। एग्जाम्पल सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है उदाहरण का, कि केंद्र O वाले
वृत्त पर बाह्य बिंदु टी से दो स्पर्श रेखाएं टी पी और टी क्यू खींची गई है। देख लीजिए यहाँ फिगर भी बना हुआ है कि बाह्य बिंदु टी है, टी से टी पी और टी क्यू दो खींचा हुआ है। तो सिद्ध कीजिए कि पी टी क्यू यहाँ का जो एंगल होगा वह दुगना होगा किसका, ओ पी क्यू यहाँ का एंगल से यहाँ दुगना एंगल होगा। अब इसी को आपको क्या करने के लिए कह रहा है, प्रूफ करके दिखाइए। तो चलिए आपको हम प्रूफ करके दिखाते हैं। ये भी बहुत आसान है, किताब में तो बहुत बड़ा बना के दिखाया है। किताब में देखिए यहाँ से लेकर के ऐसे बनाते बनाते गया हुआ है, ठीक है, और लास्ट में आपको प्रूफ कर दिया है, ठीक है। लेकिन ये इतना जो देख रहे हैं इतना आसान है नहीं समझने के अनुसार। तो आपको चलिए हम आपको इस क्वेश्चन को बहुत ही ईजी वे से समझा देते हैं। और ये भी आसान क्वेश्चन है और एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो एग्जाम्पल जो है 2 हम लोग समझने वाले हैं और 2 का किताब से देकर के फिगर बना चुके हैं, ठीक है। और यहाँ का एंगल जो होगा, यहाँ का जो एंगल होगा, यहाँ का एंगल यहाँ के एंगल का दोगुना होगा, यही प्रूव करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन से आप लोग का गिवन दिया हुआ है, गिवन क्वेश्चन का ही उतारा जा सकता है। गिवन में क्या दिया हुआ है कि टी से दो स्पर्श रेखाएं टीपी तथा, ये बुक से ही देकर के लिख रहे हैं, तथा टी क्यू खींची गई है, ठीक है। टू प्रूव, क्या प्रूव करके दिखाना है, तो प्रूव करके दिखाना क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि एंगल पी टी क्यू इजकल टू ट्वाइस एंगल ओ पी क्यू, यही प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में इसमें कोई काम नहीं होगा, डायरेक्ट प्रूफ का काम होगा। तो प्रूफ देख लीजिए क्या हो रहा है से। तो हम लोग जानते हैं कि एक त्रिभुज में देखिए यह भुजा बाह्य बिंदु से खींची गई यह स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ बराबर होती है। अभी हम ऊपरी पर मैं 10.2 में प्रूव कर चुके हैं। तो यह दोनों लंबाइयाँ बराबर हैं, इसलिए इसका दोनों एंगल क्या होगा, बराबर होगा। हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोई भी यदि त्रिभुज हो, ठीक है, प्रॉपर्टी जानते हैं कि कोई यदि त्रिभुज हो उसकी दो भुजा बराबर होती है तो उसके आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। 9th क्लास में ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो वही बात है कि यहाँ पर दो भुजा बराबर है, माने समद्विबाहु त्रिभुज हो गया और उसके आमने सामने सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यदि कोण y है तो ये कोण को भी हम लोग y मान लेंगे। और यहाँ जो ये कोण है इतना, इस कोण को हम लोग x का नाम दे रहे हैं, ठीक है, अपने मन से मान लिया गया है। अब आते हैं हम लोग समझते हैं। तो जानते हैं कि यह केंद्र से स्पर्श बिंदु पर जब खींचा जाता है तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। तो यहाँ ये x और y ये दोनों मिला करके 90 डिग्री एंगल हो जाएगा, क्योंकि अभी पढ़ चुके हैं, ऊपर ही पढ़ा चुके हैं कि कोई भी यदि वृत्त हो, स्पर्श बिंदु हो, खींचने के बाद यहाँ 90 डिग्री एंगल बन जाता है। तो इसी रूल का फॉलो करते हुए यहाँ पर करते हैं। मतलब OP जो है वह लंब है किस पर, TP पर, इसलिए एंगल जो होगा OPT जो होगा वह 90 डिग्री एंगल होगा। और जब 90 होगा तो OPT में दो एंगल है, एगो x है एगो y है, दोनों मिला करके x प्लस y दोनों मिला करके 90 डिग्री हो गया। अब इसमें क्या करिए कि y इक्वल टू निकाल दीजिए। तो y इक्वल टू करिएगा तो 90 डिग्री हो गया, ये प्लस x है, यानी करके माइनस x हो जाएगा। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान करके छोड़ दीजिए, इसका फिर आगे जाके यूज होगा, ठीक है। क्योंकि अब आइए, अब आते हैं इस त्रिभुज में, देख लीजिए TPQ। तो यह त्रिभुज के जानते हैं कि तीनों कोण मिला करके 180, यह कोण और यह कोण, तीनों कोण मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का प्रॉपर्टी, तो इन ट्रायंगल TPQ ये त्रिभुज में तीनों कोण, तो पहले यहाँ का कोण ले लीजिए, इस कोण का नाम क्या होगा, PTQ प्लस ये दोनों एंगल का नाम क्या है, इस दोनों एंगल को नाम एंगल भी दे सकते हैं ना। तो x y जो है y डायरेक्ट वैल्यू
लिख सकते हैं। तो एंगल y प्लस y अब मिल करके 180 डिग्री। यह त्रिभुज के जो प्रॉपर्टी है ट्रायंगल का, उसी रूल को फॉलो किया गया है। अब है PTQ तो हो गया, प्लस ई y का वैल्यू क्या लिखेगा, y का वैल्यू देख लीजिए वहाँ ऊपर लिखा हुआ है। तो y का वैल्यू या ई y मिला करके 2y कर सकते हैं, और नहीं तो y का वैल्यू डायरेक्ट बिठा दीजिए। क्या लिख देंगे, 90 डिग्री माइनस x प्लस फिर एक और y का वैल्यू 90 डिग्री माइनस x, इधर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब PTQ जब हो गया से रह गया, 90 और 90 मिल करके 180 हो जाएगा। अब एक x माइनस 1x और माइनस 1x मिल करके माइनस 2x हो जाएगा, इधर 180 हो गया। अब क्या होगा, 180 से 180 कट जाएगा, दोनों तरफ 180 है, कट जाएगा। और जब 180 दोनों साइड से कट जाएगा तब क्या होगा, देख लीजिए आगे। तो इधर हो गया PTQ और इधर माइनस है, उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2x हो गया। PTQ रह गया, 2 के 2 हो गया। और x किसको माने थे, देख लीजिए x किसको माने थे, तो x देख लीजिए इस एंगल को माने थे। इस एंगल का नाम क्या था, OPQ, इसलिए x के जगह पर हम लिख देंगे एंगल OPQ, ठीक है। और आप देख लीजिए क्वेश्चन में यही प्रूव करना था, PTQ इजकल टू ट्वाइस एंगल OPQ, और यही देखिए PTQ इजकल टू ट्वाइस एंगल OPQ, आ गया, प्रूफ हो गया। तो देखिए कितना आसान था, यह क्वेश्चन ही बहुत आसान था, केवल थोड़ा सा समझना था। यहाँ पहले एक इक्वेशन पहला निकाल लेना था, और एक इक्वेशन निकालने के बाद फिर आपको आगे बढ़ना था। तो ये आपका हो गया प्रूव्ड, साबित कर दिए। अब आइए एग्जाम्पल 3। तो उदाहरण 3 क्या कहता है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा PQ है, यही है त्रिज्या है, इसकी जीवा PQ है जो 8 सेंटीमीटर दिखा रहा है। P और Q पर स्पर्श रेखाएं परस्पर एक बिंदु T पर प्रतिच्छेद करती है। जो यह स्पर्श रेखा है दोनों जाकर के T पॉइंट पर मिल जाता है। तो TP की जो लंबाई होगा TP, यह बताइए, TP और TQ दोनों बराबर होगा क्योंकि स्पर्श रेखा है। अब अभी हम लोग इस चैप्टर का थ्योरम पढ़ चुके हैं कि स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है, तो इसकी लंबाई बताना है। तो देखिए किताब में भी बना हुआ है, ठीक है। और इसको देखिए कितना लंबा प्रोसेस से बनाते हुए आपको इतना पर लास्ट में 20/3 सेंटीमीटर आंसर लाया है। लेकिन इतना बड़ा आंसर नहीं बनेगा, आपको इस सवाल को बहुत ही सिंपल एक प्रॉपर्टी यूज कर दे रहे हैं, और उस प्रॉपर्टी का यूज करके बनाने के बाद यह बहुत छोटा में बन जाता है, इसका आधा से आधा में बन जाता है। तो चलिए इसको बहुत शॉर्ट में और आसान से समझते हैं, और यह क्वेश्चन है ही आसान। चलिए तो एग्जाम्पल 3 पढ़ने वाले हैं। बुक से देखिए, जो बुक में दिया हुआ था क्वेश्चन का चित्र, उस चित्र को बना लिए हैं। और इसमें कह रहा कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, और यह रेखा जो उसको बराबर भागों में विभाजित कर दिया है, तो 4 सेंटीमीटर इधर हो जाएगा और 4 सेंटीमीटर इधर हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि जब ऐसे परपेंडिकुलर गया है तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यह क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज में एक यह राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो ये समकोण त्रिभुज है जिसमें ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये पता नहीं है। यही तो पहले हम लोग इसको पता कर लेंगे, ठीक है। और जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये बेस गायब है। तो हम लोग बेस गायब कर लेते हैं जिसका नाम OR है। तो पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, OR पता कर लेंगे, मतलब बेस पता कर रहे हैं। और जानते हैं बेस के लिए क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हाइपोटेनस है कितना, तो हाइपोटेनस 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, √9 हुआ 3 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो यह आपका हो गया 3 सेंटीमीटर, आपका ये 3 सेंटीमीटर निकल गया। अब आइए, अब हम लोग क्या देखते हैं कि यह 90 है, तो इस साइड में भी 90 होगा, और यह दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, माने POR भी राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, PRT यह भी राइट एंगल ट्रायंगल हो गया।
और जानते हैं कि कोई भी दो त्रिभुज यदि समकोण त्रिभुज हो तो दोनों समकोण त्रिभुज क्या हो जाते हैं, सर्वांगसम तो नहीं होते हैं लेकिन समरूप होते हैं। ठीक है, सर्वांगसम तो नहीं होते हैं लेकिन समरूप होते हैं। यदि समकोण त्रिभुज बड़ा हो या समकोण त्रिभुज छोटा हो, दोनों समकोण त्रिभुज है इसलिए दोनों समकोण त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। सर्वांगसम नहीं बोल रहे हैं, समरूप बोल रहे हैं, मतलब भुजाएं इसकी अनुपातिक हो जाएगी। तो चलिए इसी के अनुसार हम लोग यहाँ पर बनाने जा रहे हैं। तो चूँकि पहले इसका नाम दे देते हैं, किसका, एक त्रिभुज का, बड़ा का लिख देते PRT, ट्रायंगल PRT समरूप हो गया ट्रायंगल PRO, इधर का ट्रायंगल समरूप हो गया। और जब समरूप हो गया तो हम लोग जानते हैं कि भुजा क्या होता है, समानुपाती होता है। भुजाएं क्या हो जाती है, समानुपाती। ठीक है, समानुपाती का मतलब इसका भुजा बटा इसका भुजा हो जाएगा, इसका भुजा बटा इसका भुजा हो जाएगा, और इसका भुजा बटा इसका भुजा हो जाता है, ऐसे हो जाता है। तो चलिए इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए करते हैं। तो इस भुजा का यदि हाइपोटेनस लेते हैं, बड़ा त्रिभुज का हम यह कर्ण है, हाइपोटेनस यही है, तो इसका हाइपोटेनस ही है। तो हम आपको क्या होगा, TP/PO, यह हो गया। ठीक है, यहाँ पर कर्ण बटा कर्ण लिए हैं, हाइपोटेनस बटा हाइपोटेनस। अब इसका क्या है कि इसमें तो देखा जाए तो छोटा त्रिभुज के लिए ये आधार है, ये छोटा त्रिभुज के लिए क्या है, आधार है, तो बड़ा त्रिभुज के लिए ये आधार है। यह दोनों भुजा में है, लेकिन इस त्रिभुज के लिए यदि ये आधार लेते हैं तो इस छोटा त्रिभुज के लिए यह आधार हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर PR हो जाएगा, तो इसका OR हो जाएगा, या RO भी दे सकते हैं। अब क्या है, वैल्यू बता दीजिए। TP तो आपको पता करना है इसलिए रह गया। PO का वैल्यू कितना है, 5 है। PO का वैल्यू कितना है, 5 है, तो 5 लिख दिए। PR का वैल्यू कितना है, 4 है, तो 4 लिख दिए। और OR का वैल्यू कितना है, 3 है, तो 3 लिख दिए। अब क्या होगा, 3 से इसको क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, इसको इस साइड से इसको इस साइड से, तो 3 से कर दीजिए, 3 TP हो गया। और 5 का 20 हो जाएगा, ये 20 हो गया। इसलिए जब TP करेंगे तो TP के साथ 20 ऊपर हो जाएगा और 3 नीचे होगा, कितना सेंटीमीटर, आंसर हो गया। देखें कितना आसान था। तो इसमें मेन रूप से यही प्रॉपर्टी अपनाना था। यदि इस प्रॉपर्टी को अपनाइएगा तो देखिए कितना आसान से बन गया। और बुक में देखिए यह प्रॉपर्टी आगे जा कर अपनाया है, लेकिन बहुत लंबा हो गया है, तो यह चीज़ को आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल में 3 क्वेश्चन थे, वह तीनों क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक बिंदु Q से, ठीक है, एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ 24 सेंटीमीटर है और Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या निकालिए। तो एक्सरसाइज 10.2 का अब फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एक्सरसाइज का। तो पहले कह रहा है कि एक वृत्त है और वृत्त का एक स्पर्श रेखा है, ठीक है, और वह स्पर्श रेखा जो है उसका बाहर का बिंदु Q है, और यहाँ से इसके अंदर में केंद्र O है, और यहाँ से स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, यह आपका 24 सेंटीमीटर है, और यहाँ से केंद्र की दूरी जो है 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या की लंबाई बताइए कितना है, त्रिज्या कितना लंबा है, यह तो जानते हैं कि यहाँ 90 डिग्री एंगल बनता है, और 90 डिग्री एंगल है तो ये समकोण त्रिभुज है, और 90 के सामने वाला ये हाइपोटेनस हो गया, ये H का काम कर रहा है, ये B का काम कर रहा है, तो P आपको गायब है। ठीक है, P आपका क्या है, गायब है, परपेंडिकुलर, जिसका नाम हम अपने मन से यदि यहाँ दे देते हैं तो यहाँ नाम यदि A दे देते हैं तो ये हो जाएगा, या P नाम देना है तो P दे दीजिए। ठीक है, मतलब OP पता करना है, यही वृत्त की त्रिज्या है। तो OP मीन्स क्या हुआ, वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या OP के लिए क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर होगा। तो हाइपोटेनस में कितना है, 25 है, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा। अब बेस में कितना है, 24 है, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा।
25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 होता है। और 24 का 576 होता है। घटा देंगे तो क्या बचेगा बोलिए? 49 बचेगा। और 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 7 होता है सेंटीमीटर। आंसर हो गया इस सवाल का। देखिए कितना आसान था। अब क्वेश्चन देखिए 2, आकृति 10.11 में यहाँ देखिए दिया हुआ चित्र में टीपी और टीक्यू केंद्रों वाली किसी वृत्त पर दो बराबर स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि पीओक्यू एंगल पीओक्यू यह जो है 110 डिग्री है। तो पीटीक्यू कितना होगा? पीटीक्यू यहाँ का एंगल कितना होगा? ऊपर का एंगल यह बताना है। तो चलिए ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो बुक का सेकंड क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। बुक से देखिए फिगर को हम लोग छाप लिए हैं, ठीक है, चित्र को उतार लिए हैं। अब पूछ रहा है कि यह 110 है तो यहाँ कितना होगा, यही एंगल आपको बताना है। तो यह बहुत ही आसान है। यह दो तरह से बन सकता है, ठीक है। एक तो बन सकता है कि आमने सामने के कोण मिला करके, क्योंकि जब कोई टेंजेंट होता है, कोई सर्कल होता है, दो टेंजेंट खींचा रहता है तो उसके आमने सामने को कोण मिला करके 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर भी आओ। एक तो होता है कि यदि इसमें 4 गो एंगल है, 1 2 3 4, तो ये चारों एंगल मिला करके एक चतुर्भुज बन गया। और चतुर्भुज बन गया तो चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। तो एक उस नियम पर बनाइएगा, ठीक है। लेकिन यदि ऐसे बनाते हैं कि आमने सामने का कोण का योग 180 होता है, जिसमें से 110 है, तो इधर कितना होगा? 180 में से 110 घटा दीजिएगा, 70 डिग्री होगा। यही आंसर है, ठीक है। तो यदि इसको ऐसे भी बनाना चाहते हैं या चतुर्भुज के अनुसार बनाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि किसी भी स्थिति में 70 डिग्री होगा। क्योंकि ये भी 90 और 90 मिला दीजिएगा तो 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और 180 और 110 मिला दीजिएगा तो 180 और 110 मिलाइएगा तो कितना आएगा बोलिए? 180 90 हुआ 90 यहाँ हुआ, 180 हुआ, 110 हो गया, मिला दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 290। और बोले कि चारों कोण मिला करके 360 होता है, तो 360 में से 290 घटा दीजिए तो कितना बचेगा? 70 डिग्री बचेगा। इसमें भी देखिए आपका आंसर आ जा रहा है। तो आप कैसे भी बना सकते हैं। तो चलिए हम आपको इसी शॉर्ट वाला ही बता दे रहे हैं। एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल पी टी क्यू दोनों मिला करके 180 डिग्री होता है। यह दोनों कोण मिलाकर आमने सामने। तो ओ पी क्यू के आंसर देखिए, वैल्यू देखिए रहे हैं कि 110 है, और पी टी क्यू यह पता करना है, और 180 डिग्री हो गया इधर। तो पी टी क्यू जब कर देते हैं तो क्या होगा? 180 डिग्री में से 110 डिग्री घट जाएगा तो बच जाएगा 70 डिग्री। यही आंसर हो गया। देखिए कितना आसान था। तो आपको दो तरह से आपको समझा दिए। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? थर्ड क्वेश्चन अब कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो POA कितना होगा? तो चलिए इसका पहले फिगर बनाते हैं, चित्र। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है कि बिंदु P से एक वृत्त है और इसका बिंदु एगो बाहर में बिंदु P दे रहे हैं, और P से यहाँ पर स्पर्श रेखा है PA और एक PB, और यह दोनों रेखा के बीच में जो है यहाँ पर जो कोण है वह कितना है? तो यह आपका केंद्र है O, और यहाँ से इसको भी मिला दिए, इसको भी मिला दिए, और जानते हैं कि यहाँ 90 डिग्री एंगल होता है, और यहाँ से अभी आपको है। तो यहाँ पर जो कोण झुका हुआ है ये कह रहा है कि 80 डिग्री है। यहाँ का कोण कितना है? पूरा 80 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, क्वेश्चन कह रहा है। तो क्या आंसर आपको पता करना है? आंसर का पता करना है कि POA कितना होगा, यही आपको क्वेश्चन है। तो POA है कहाँ? तो POA मतलब यहाँ मिलाने के बाद यहाँ का एंगल कितना होगा यही बताना है, ठीक है। तो जानते हैं कि यहाँ पर यह जो रेखा अभी तुरंत कुछ देर पहले पढ़े थे कि यहाँ का कोण के बराबर होता है, यहाँ का कोण इधर के कोण के बराबर होता है, और यह लाइन जो है इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो यह जब 80 डिग्री है तो इधर भी 40 डिग्री होगा
और इधर भी 40 डिग्री होगा। ठीक है, और देखा जाए तो यह एक ट्रायंगल हो गया, और एक ट्रायंगल के तीनों कोण मिला देंगे, ई कोण, यह कोण और यह कोण, तीनों कोण मिला के 180 डिग्री हो जाएगा, और इसी से इसका वैल्यू निकल जाएगा। तो आइए ट्रायंगल का नाम दे देते हैं, ट्रायंगल AOP। यही ट्रायंगल में देखते हैं तो इसमें 3 गो कोण है, एक का नाम है POA, एगो एंगल हो गया POA, ई एंगल। अभी ई एंगल का नाम दे दीजिए OAP, और एगो ई एंगल का नाम दे दीजिए APO, और सब मिला करके 180 डिग्री हो जाएगा। यह तो वैल्यू पता करना है POA, इसलिए जस के तस रह गया। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है इसलिए जस के तस रह गया। अब OAP तो 90 डिग्री का एंगल यहाँ है, इसलिए 90 डिग्री हो गया। और APO या 80 जो है बराबर हो गया, तो इधर 40 डिग्री हो गया, 40 डिग्री, और इधर 180 डिग्री हो गया। तो POA जब करेंगे तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 130 डिग्री होगा, इधर 180 डिग्री हो गया। अब जब POA करेंगे तो 180 में से 130 डिग्री लेस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 50 डिग्री। यही सवाल का आंसर है। देखिए कितना आसान है। अब क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। क्या कहना चाह रहा है, चलिए फिगर के माध्यम से समझते हैं। यह बहुत ही, आपको यहाँ से 4 से लेकर के 13 तक जो क्वेश्चन है, यह एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इस जो भी सैम्पल पेपर आप देखिएगा, वह सैम्पल पेपर में जब देखिएगा कि यही 4 से 13 के बीच में ही क्वेश्चन जो है कोई न कोई सेट में सेट किया है। लेकिन इसमें भी 4 क्वेश्चन ऐसा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वही क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में आता है। तो आपको लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आपको हम बता देंगे कि कौन वह क्वेश्चन 4 गो है जो महत्वपूर्ण है एक्सरसाइज में। तो 4 क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले एक वृत्त है, और वृत्त के यह केंद्र है, और केंद्र से जो रेखा जाता है वह व्यास होता है, डायमीटर होता है। और इस व्यास के सिरों पर, तो सिरा देखिए यही दोनों सिरा है, इस सिरा का नाम A और B भी दे सकते हैं। और इसके पास से खींची गई जो यह स्पर्श रेखा है, इसके सिरा के पास भी हम स्पर्श रेखा खींच दे रहे हैं। इधर एक सिरा का नाम A, एक सिरा का नाम B दे देते हैं, और स्पर्श रेखा का नाम इसमें PQ और एक का नाम RS दे देते हैं। यह दोनों स्पर्श रेखा है, और इस स्पर्श रेखा का एक केंद्र O है, माने वृत्त का केंद्र O है। तो चलिए इसका हम लोग पहले गिवेन का काम कर लेते हैं, और आपको यही प्रूफ कर देना है कि यह जो PQ होगा वह PR के समानांतर होगा। तो कैसे यह दोनों रेखा समांतर होगा, इसी पर हम लोग यहाँ प्रयास करने वाले हैं। और यह बहुत ही आसान है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए समझते हैं। तो गिवेन में लिखेंगे कि माना कि, तो गिवेन में हम लोग कर लिए कि माना कि वृत्त COR में AB क्या है, वृत्त का व्यास है, और बिंदु A पर PQ और बिंदु B पर RS वृत्त की 2 गो स्पर्श रेखा है। तो क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, तो प्रूव यही करना है कि PQ जो है वह पैरेलल है किसका, RS का। PQ जो है RS के क्या है, पैरेलल है। और जब RS के पैरेलल है तब इसमें क्या करेंगे, तो कंस्ट्रक्शन का काम नहीं होगा, डायरेक्ट प्रूफ का काम होगा। तो प्रूफ में क्या करना है से देखिए। तो प्रूफ में हम लोग लिखेंगे, देखिए यह कहा है कि यह स्पर्श रेखा और केंद्र से मिलाने वाली रेखा है। तो जहाँ स्पर्श बिंदु केंद्र से जब मिलाते हैं तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन जाता है। तो यहाँ 90 डिग्री इधर भी है, इधर भी है। उसी तरह से इसमें भी है, यहाँ स्पर्श बिंदु है और यहाँ से मिला दिए
तो दोनों साइड में 90 डिग्री का कोण बन गया, लेकिन हम किसी एक साइड का ही यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं स्टेटमेंट, ओ ए वृत्त की त्रिज्या तथा बिंदु ए पर पी क्यू वृत्त की स्पर्श रेखा है। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या है, केंद्र से यहाँ तक जाता है त्रिज्या होता है, और स्पर्श रेखा पर गिरा है तो जानते हैं कि लंब होता है। तो इधर का कोण भी 90 है, इधर भी है, लेकिन इधर वाला कोण को लिख रहे हैं ओ ए पी, इसलिए एंगल ओ मतलब कह सकते हैं कि ओ ए जो है वह लंब हो गया पी क्यू पर, इसलिए ओ ए पी जो हो गया वह 90 डिग्री हो गया, या ओ ए क्यू भी 90 डिग्री होगा, लेकिन एक ही साइड में लिखेंगे। उसी तरह से इहो साइड में कर देंगे, जिसको हम लोग कहते हैं उसी प्रकार से या इसी प्रकार से, जिसको हम लोग कहते हैं सिमिलरली। सिमिलरली माने उसी प्रकार से, माने जैसे इसको किए हैं। तो इतना लंबा स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे कि ओ बी जो है वह आर एस पर लंब है, इसलिए ओ बी जो है आर एस पर लंब हो गया। और जब इस पर लंब हो गया तो यहाँ पर भी कोण 90 डिग्री है, तो इस साइड में इधर का 90 लिए हैं तो अब इधर का 90 लेंगे। अब ऐसा लेने का कारण क्या है, तो दोनों ताकि एक दूसरे का हो, अल्टरनेट हो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का मतलब क्या होता है कि जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटता है तो इधर का कोण और इधर का कोण बराबर होता है, और ऐसे कोण को एकांतर अंतःकोण कहा जाता है। और एकांतर अंतःकोण तब बराबर होता है जब ई लाइन इस लाइन के पैरेलल में होता है। तो यही प्रॉपर्टी यहाँ यूज होने वाला है। तो इसलिए इस पर लंब हो गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि ओ बी एस मतलब इधर का ई वाला एंगल यह भी 90 डिग्री हो गया। और 90 डिग्री होने का मतलब है कि ये भी कोण देखिए, यह भी कोण 90 है, ये भी कोण 90 है, इसलिए दोनों एंगल ये भी 90 ये भी 90 होने के चलते ये दोनों एंगल का हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसलिए और इक्वेशन मान के करिएगा कि इसको फर्स्ट मान दिए, इसको सेकेंड मान दिए, तो इक्वेशन माने समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, फर्स्ट और सेकेंड से क्या हो जाएगा कि दोनों बराबर होने के चलते ओ ए पी मतलब ये वाला वैल्यू और ओ बी एस यह वैल्यू दोनों का हो गए बराबर हो गए, क्योंकि दोनों का वैल्यू 90 है। लेकिन ये बराबर तो है ये हैं, लेकिन यह दोनों का है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। एगो एंगल इधर है तो एगो एंगल इधर है। तो जानते हैं कि कोई भी दो गो लाइन के बीच में कोई काट देता है तीसरा लाइन, है ना, प्रतिच्छेदी रेखा, तो इधर का एंगल जो है इधर के एंगल के इक्वल होता है, और यह इक्वल तभी होगा जब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल में होगा। तो ये दोनों एंगल इक्वल है, मतलब ये लाइन जो होगा ये लाइन के पैरेलल हो जाएगा। तो यही प्रूफ करना था। तो यहाँ पर लिख देना है, यह हो गया। लिखना होगा कि चूँकि ओ ए पी तथा एंगल ओ बी एस ये दोनों एंगल क्या है, एकांतर अंतःकोण है। दोनों एकांतर अंतःकोण है, और एकांतर अंतःकोण जब बराबर हो जाता है तो यह दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगा। यह दोनों लाइन पैरेलल है तो एकांतर अंतःकोण बराबर होगा। दोनों बात को उलट के भी समझ सकते हैं कि यदि एकांतर कोण बराबर तो लाइन पैरेलल, या दोनों लाइन पैरेलल तो एकांतर अंतःकोण बराबर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसलिए पी क्यू जो होगा वह पैरेलल हो जाएगा आर एस का। ये प्रूव्ड हो गया। कौन बात से, यह बात से कि दोनों कोण बराबर भी है और दोनों एकांतर अंतःकोण है। तो एकांतर अंतःकोण तभी बराबर हो सकता है जब वो पैरेलल लाइन के बीच में हो, तो इसलिए दोनों लाइन पैरेलल होगा। तो चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया।
चलिए अब 5 समझते हैं। 5 क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता। कोई भी वृत्त है उसमें स्पर्श रेखा है और स्पर्श रेखा पर यदि 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं तो वह केंद्र से होकर गुजरता है, यही प्रूफ करना है। तो चलिए भी क्वेश्चन बहुत आसान है। तो एक वृत्त है, इस वृत्त का नाम यदि देना चाहते हैं तो कोई भी वृत्त का नाम COR रहता है, और यह एक स्पर्श रेखा है, ठीक है। स्पर्श बिंदु का नाम हम लोग P दे देते हैं, स्पर्श रेखा का नाम AB दे देते हैं, और यहाँ से जो रेखा जाएगा वह 90 डिग्री बनाते हुए वह कह रहा है कि केंद्र से ही गुजरेगा, यह कहना चाह रहा है। यह जो रेखा जा रहा है वह कहाँ गुजरेगा, केंद्र से होगा। यह लंब है, 90 डिग्री के एंगल बनाते हुए कह रहा है कि लंब बनाते हुए खींचेंगे तो वह केंद्र से ही गुजरेगा, यही आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो पहले हम लोग गिवेन का बात लिख लेते हैं। माना कि, तो गिवेन में लिख दिया कि माना कि वृत्त COR, यह वृत्त COR है, में स्पर्श रेखा AB स्पर्श रेखा है, जो वृत्त को, है ना, स्पर्श रेखा वृत्त को P बिंदु पर स्पर्श करती है। यह जो स्पर्श रेखा है P बिंदु पर टच कर रहा है। अब क्या कर देना है, टू प्रूफ में सिद्ध करके क्या दिखाना है कि यह जो रेखा जा रहा है उस P से वह O से होते हुए गुजरेगा, यही है प्रूफ करना। तो बिंदु P से स्पर्श रेखा पर, तो प्रूव यही करना है कि बिंदु P से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब केंद्र O से होकर गुजरती है, मतलब यह O से पास करता है, यही बताना है। तो चलिए प्रूफ करके हम लोग दिखाते हैं। तो यह प्रूफ करके जो दिखाएंगे यह आपका लॉजिकल होगा, मतलब तर्क पर होगा। यह इस तरह से नहीं होगा, इस तरह से यह नहीं बनेगा, यह बनेगा लॉजिकल। लॉजिकल का मतलब है तर्क करके, ठीक है। तो ये तर्क करके इसको हम लोग बनाते हैं। तो इसमें क्या करना है कि एक और बिंदु लेते हैं जिसका नाम O' रखते हैं, और एक यहाँ से भी ऐसे लंब खींच रहे हैं, लेकिन वह रेखा जो है O से ना जा कर के O' से जाकर मिलता है, ठीक है। मतलब ये लॉजिकल है। तो इसमें क्या करना होगा, अलग से जब हम माने हैं तो इसमें लिखिए, माना कि स्पर्श बिंदु P से खींचा गया लंब O से न होकर O' से होकर जाती है, ठीक है। तो O' से होकर जाती है, तो इससे क्या होगा, अब O' से होकर जाती है। अब क्या होगा कि देखिए O भी यहाँ लंब है, P से O पर लंब डालें, लंब होते हुए गया है, इसलिए OPB भी 90 डिग्री होगा, इसलिए OPB भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ लंब होते हुए गया है। क्वेश्चन में बोल दिया है कि यहाँ से लंब होते जाना है। और एक और भी मान लिया है कि हो मान लीजिए कि लंब होते हुए गया, तो O'PB जो है ये भी 90 डिग्री होगा। इक्वेशन फर्स्ट मान देते हैं, और O'PB ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये भी 90 डिग्री होते हुए जा रहा है, लेकिन O' पर जा रहा है, ठीक है। इसलिए समीकरण जो है इक्वेशन फर्स्ट तथा सेकेंड से क्या होता है कि यह दोनों जो है बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसका भी वैल्यू 90 डिग्री है और इसका भी वैल्यू 90 है, इसलिए ये दोनों बराबर हो जाएगा। इसलिए OPB जो होगा वह PB के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों का वैल्यू 90 डिग्री है। लेकिन यह दोनों बराबर कब होगा, जब यह दोनों पॉइंट एक ही जगह पर हो। एक ही जगह होने का मतलब है सकेंद्रीय कहा जाता है उसको, संरेखी कहा जाता है।
मतलब यदि कोई रेखा कितनों भी हो, दोनों पॉइंट एक ही जगह होगा तबे 90 हो सकता है। मतलब ओ भी यहीं है और ओ डैश भी यहीं है, तबे ऐसा हो सकता है 90 डिग्री। ठीक है, तो यही बात को यहाँ लिखना है। लेकिन चित्र में हम लोग देख रहे हैं कि ये वाला जो एंगल है ओ पी बी वो बड़ा है और ओ डैश पी बी छोटा है, तो यह दोनों बराबर कैसे हो जाएगा? यहाँ 90 है तो यहाँ बराबर कह रहा हो, यहाँ देख रहे हैं कि बराबर चित्र के अनुसार बराबर नहीं है। इसलिए आप यहाँ लिख सकते हैं कि परंतु चित्र से हम देखते हैं कि ओ पी बी बड़ा है एंगल ओ डैश पी बी से। ठीक है, तो यह तभी संभव, ये दोनों इक्वल तभी हो सकता है। बड़ा छोटा तो इसे चित्र में देख रहा है, लेकिन ये दोनों इक्वल होगा। इक्वल तभी होगा जब दोनों रेखा जो है ओ डैश या ओ जो है दोनों एक साथ हो, संरेखी हो। अभी बता चुके हैं कि दोनों संरेखी रहेगा तब ऐसा होगा। और यह सवाल बता चुके हैं कि यह लॉजिकल है। लॉजिकल मतलब तर्क पर इसको प्रूव करना है। इसलिए ओ पी बी जो है कभी बराबर नहीं हो सकता है, किसका? ओ डैश पी बी का, इसके अनुसार। लेकिन हम कह रहे हैं कि यहाँ बराबर है, दोनों का वैल्यू 90 होने के चलते बराबर है। तो ऐसा तभी संभव है, यह तभी संभव है जब रेखा ओ डैश पी संरेखी, संरेखी मतलब होता है कोइंसाइड हो। ठीक है, ओपी के साथ हो दोनों, तब संभव है। माने ओ डैश पी और ओ पी दोनों एक ही रेखा है, तब ऐसा संभव है। और इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि पी बिंदु से खींची गई या खींचा गया, कहिए, गया लंब वृत्त के केंद्र ओ से होकर जाती है। ठीक है, यही आपका प्रूव हो गया। तो यह जो क्वेश्चन था वह लॉजिकल था, इसीलिए इस तरह से बनते गया। 6 क्या कहता है कि एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। चलिए इसका पहले फिगर देकर बना करके समझाते हैं, ये भी आसान है। कह रहा है कि 6 क्वेश्चन के लिए कि एक वृत्त है, और वृत्त के कोई बाहर में एक बिंदु है, उस बिंदु का नाम ए कह रहा है कि बाहर में कोई बिंदु एक ए है, और ए से केंद्र की दूरी, यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त का एक केंद्र है ओ, और यहाँ से इसकी दूरी जो है 5 सेंटीमीटर है। चलिए हो गया। दूरी पर आप वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, और वृत्त की जो स्पर्श रेखा है या स्पर्श रेखा, यह स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो यह स्पर्श बिंदु हो गया जिसका नाम हम लोग बी दे रहे हैं, और केंद्र से स्पर्श बिंदु पर करते हैं तो जानते हैं कि 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो यह राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब है कि ये आपको जब 90 डिग्री हो गया तो 90 डिग्री में समकोण त्रिभुज में जानते हैं कि ये आपका 5 है, ये 4 है, और ये पता करना है। तो इसको हम लोग पी कहते हैं, इसको एच कहते हैं, इसको बी कहते हैं। तो इसमें क्या है, मेरा पी गायब है, वहाँ पी ही वृत्त की क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। तो हम लोग वृत्त की त्रिज्या निकाल रहे हैं जो पी का फार्मूला। तो इसका फार्मूला जानते हैं कि एच स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर होता है। एच का वैल्यू कितना है बोलिए, तो एच का वैल्यू देख रही कि 5 है, तो 5 का स्क्वायर। बी का वैल्यू कितना है, तो 4 है, तो 4 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 25, 4 का स्क्वायर 16, घटा देंगे कितना का 9, 9 के इसका और स्क्वायर रूट होता है 3 का, यही सेंटीमीटर आंसर हो गया। देखिए कितना आसान है। अब क्वेश्चन नंबर 7 समझते हैं। दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या, सकेंद्रीय वृत्त मतलब बता दिए कि दो वृत्त, दोनों वृत्त का केंद्र एक ही होता है। वहाँ के दो गो वृत्त है, बड़ा का 5 सेंटीमीटर है, छोटा का 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। जीवा है जो इधर से उधर टच कर जाता है, उसी को जीवा कहा गया है। तो ये आपको सकेंद्रीय वृत्त का फिगर बना दिए जिसका केंद्र O है दोनों वृत्त के लिए, और एक ऐसा जीवा खींचना है, बड़े वृत्त पर जीवा खींचना है जो छोटे वृत्त को टच करते हुए जाए। तो देखिए इस तरह से कर रहे हैं, जो छोटे वृत्त को टच करते हुए गया और बड़े वृत्त की जीवा हो गया, और इस छोटे वृत्त के लिए स्पर्श रेखा हो गया। तो स्पर्श रेखा जहाँ टच किया उसको P नाम दे रहे हैं, इधर A और B दे रहे हैं। तो यही AB की लंबाई, यही जीवा है AB की, इसी AB की लंबाई को पता करना है। तो देखिए छोटा वृत्त की जो त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक गया, ये सब त्रिज्या हो सकता है, केंद्र से इधर जाए वो सब त्रिज्या, यह 3 सेंटीमीटर है। अब बड़ा वृत्त का केंद्र से यहाँ तक चला गया, ये बड़ा वृत्त की त्रिज्या हो गया जो 5 सेंटीमीटर है। तो नीचे वाला वैल्यू आपका गायब है, और जानते हैं कि यहाँ 90 डिग्री हो गया। तो यह क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल वाला बात हो गया। ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, तो यह पता करना है। तो ये जानते हैं कि B है, ये P है, और ये H है राइट एंगल ट्रायंगल में। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले PA निकाल रहेंगे, या AP कहिए, AP पता करेंगे, ठीक है, जो B के बेस पर निकल रहा है। क्या फार्मूला पढ़े हैं, H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, यही फार्मूला है। H कितना है, H का वैल्यू देख लीजिए, H का वैल्यू 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो गया। ये B का वैल्यू 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो गया। 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया, और इसका 3 का 9 हो गया, अंडर रूट 16 हो गया। 16 का किसका होता है, 4 सेंटीमीटर, 4 का होता है स्क्वायर रूट। तो यहाँ से यहाँ तक 4 हो गया, तो जब ये 4 हो गया तो ये भी 4 हो जाएगा, और टोटल जोड़ देंगे तो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ जीवा की लंबाई AB बराबर का हो जाएगा 4 + 4 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। यही सवाल का आंसर है। देखिए कितना आसान था। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। 8 क्वेश्चन क्या कहता है, 8 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा, और बोर्ड एग्जाम में सबसे अधिक बार यह क्वेश्चन आया हुआ है। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, जैसा आकृति 10.12 में दिखाया गया। देखिए यहाँ 10.12 देखिए ऊपर में है, यह फिगर बनाया गया है। तो सिद्ध करना है कि AB + CD = AD + BC, यह होगा। तो चलिए पहले फिगर किताब से देख के बना लेते हैं, तब आपको समझाते हैं। यह भी क्वेश्चन बहुत आसान है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान से समझ लीजिएगा। तो चलिए किताब से देख करके फिगर छाप लिए। यही ABCD एक जो है परिगत चतुर्भुज है, ठीक है। तो इसमें गिवन में क्या लिख देंगे, तो क्वेश्चन से ही लिख देना है। क्या लिखा है क्वेश्चन में कि एक वृत्त के परिगत, क्वेश्चन से ही उतार रहे हैं गिवन वाला बात, एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, ठीक है। टू प्रूव, यह भी क्वेश्चन से ही लिखा जाएगा। टू प्रूव का भी बात क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, AB + CD = AD + BC, यही लिखा हुआ है, इसी को प्रूफ करना है। तो चलिए कंस्ट्रक्शन में इसमें कुछ नहीं होगा, कंस्ट्रक्शन में डायरेक्ट प्रूफ होगा।
तो चलिए देखिए प्रूफ कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आएगा जो 10.2 परमय है। 10.2 परमय पढ़े हैं, देख लीजिए 10.2 लिखा हुआ है कि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ समान होती है। 10.2 जो है पहले ही सबसे जैसी वीडियो स्टार्ट किए हैं उसी समय सबसे पहले वहीं से स्टार्ट किए हैं। उस वीडियो में जो रूल है या स्टेटमेंट लिखा है उसी स्टेटमेंट पर लिखेगा। तो स्टेटमेंट को थोड़ा सा हम आपको यहाँ लिख देते हैं। तो देखिए प्रमेय जो था 10.2 उसको लिख दिए हैं कि बाह्य बिंदु से खींची किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ समान होती है, बता चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बाह्य बिंदु यहाँ पर 4 गो है, एक ए है, तो इधर से इधर की लंबाई और यहाँ से इधर की लंबाई बराबर होगा। थोड़ा सा आपको इसमें यही ध्यान देना है कि ई साइड का जब बात करिएगा, 1 नंबर में इस साइड का बात करिएगा तो 2 नंबर में इस साइड का बात करिएगा, फिर 1 नंबर में इस साइड का बात करिएगा तो 2 नंबर में इस साइड का बात करिएगा। मतलब आमने सामने 1 नंबर रहेगा और इधर इधर 2 नंबर रहेगा। मतलब क्या है इसके बारे में, तो ये देखिए ये बाह्य बिंदु है, तो बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई मतलब ई लंबाई और इसकी लंबाई दोनों बराबर हो जाएगा। तो वही बात यहाँ लिखने जा रहे हैं, माने ए से पी और ए से एस बराबर होगा, ए से पी और ए से एस दोनों बराबर होगा। क्या, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा है, यहाँ जो स्टेटमेंट है उसी के आधार पर। फिर आइए इसको पहला मान दीजिए, फिर आगे आइए, फिर यहाँ बी के पास आइए। तो बी में पहले इधर बोले हैं कि पहले इधर तब इधर, क्योंकि 1 नंबर देखिए दिखे हैं। तो बी से पी और बी से क्यू बराबर हो जाएगा, बी से पी और बी से क्यू बराबर हो गया। ये भी दोनों स्पर्श रेखा है बाह्य बिंदु से। अब आइए यहाँ सी के पास, तो 1 नंबर देखिए इधर लिखा हुआ है, तो सी से आर और सी से क्यू दोनों बराबर हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ लिखेंगे सी से आर और सी से क्यू दोनों बराबर हो गया। ये तीसरा इक्वेशन मान लीजिए। और चौथा ये डी के पास, डी से आएंगे तो 1 नंबर देखिए इधर लिखा हुआ है, तो डी से आर और डी से एस दोनों ये भी रेखा बराबर हो जाएगा। तो डी से आर और डी से एस दोनों बराबर हो गया, यह चौथा इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो हर बाह्य बिंदु से जो है ए बी सी डी सबसे स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर कर दिए हैं और सभी को जोड़ दिए। सभी को जोड़ने पर समीकरण जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है उस सब को जोड़ दीजिए, और जोड़ दीजिएगा तो क्या आएगा, देख लीजिए इधर आ जाएगा ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर। ये एक लेफ्ट साइड वाला जोड़ दिए, अब राइट साइड वाला जोड़िए, ए एस प्लस पी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस हो गया, जोड़ दिए। अब देखिए इसमें से क्या होगा से ए पी और सी, देखिए ए पी और बी पी ये दोनों को मिला देंगे तो क्या होगा, ए बी हो जाएगा। ए पी और बी पी मिला दीजिएगा तो ए बी हो जाएगा। तो यहाँ पर भी देखिए ए पी और बी पी दोनों को मिला करके क्या बनेगा, ए बी बन जाएगा। अब ये सी आर और डी आर देख लीजिए, सी आर और डी आर ये दोनों को मिला देंगे तो सी डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में सी डी नाम दिया है तो सी डी लिख दिए। अब इसमें आइए, इसमें क्या है कि आपको चाहिए ए डी, प्रूफ करने में क्या चाहिए इधर, देखिए ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी आ चुका है। ठीक है, ए बी प्लस सी डी इधर वाला आ गया है। अब इधर वाला नाम है ए डी। ए डी के लिए क्या चाहिए, ए डी कब होगा, जब ए से एस और डी से एस मिला दीजिएगा तब ए डी हो जाएगा। तो देखिए ए से एस और डी से एस, यहाँ देखिए ये दोनों है, ये दोनों को मिला दीजिए तो क्या बन जाएगा, ये दोनों को मिलाने से आपको ए डी बन जाएगा। और देखिए पी से क्यू और सी से क्यू देख लीजिए क्या है, पी से सॉरी यहाँ सी क्यू था, यहाँ पर क्या था सी क्यू, तो सी क्यू यहाँ पर बी पी क्यू लिखा गया था, बी क्यू होना चाहिए था क्योंकि बी पी है तो इन्हें बी क्यू होता। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा हो गया था, तो यहाँ पर बी क्यू हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी क्यू और सी क्यू है, तो जब बी क्यू और सी क्यू मिला दीजिए तो देखिए बी क्यू और सी क्यू मिला देंगे तो बी सी बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सी हो गया, बी सी हो गया। और इस तरह से देखिए यही प्रूफ करना था,
आपको प्रूव्ड आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका यह दोनों मिल करके एक साथ बन गया, ये दोनों एक साथ हो गया, ये दोनों मिल करके एक साथ हो गया, ये दोनों मिला करके एक साथ कर दिया गया। तो इस तरह से प्रूव हो गया। तो यह बहुत आसान था, यही प्रॉपर्टी से पर 10.2 का प्रॉपर्टी है थ्योरम का, उसी है कि बाह्य बिंदु से कोई भी वृत्त हो और वृत्त से जब कोई बाह्य बिंदु जाता है तो दोनों की लंबाई बराबर होता है। यही रूल से यह बना है। ठीक है, तो चलिए अभी आपका कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। आकृति 10.13 में देखिए यही चित्र दिया हुआ है। इसी चित्र के आधार पर कहना चाहता है कि एक्स वाई और एक्स डैश वाई, ये एक्स वाई है, एक्स डैश वाई डैश है, ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। ये दोनों समांतर है और स्पर्श रेखा है, स्पर्श वृत्त को स्पर्श करते गया है और स्पर्श बिंदु सी पर, ये जो स्पर्श बिंदु सी है पर एक रेखा जो है वह खींचा हुआ है, ए बी स्पर्श रेखा है। तो सिद्ध करना है एक्स वाई को ए पर और एक्स डैश वाई डैश को बी पर, इसको ए पर और इसको बी पर स्पर्श करता है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो सिद्ध करना है कि ए ओ बी यहाँ का कोण जो है 90 डिग्री का होगा, इस जगह का कोण 90 डिग्री होगा। अब कैसे यहाँ 90 डिग्री आएगा यही प्रूव करना है। चलिए पहले फिगर बना लेते हैं किताब से देख के। तो चलिए किताब से देख करके हम लोग फिगर बना दिए और यहाँ का कोण को 90 डिग्री प्रूव करना है, यही हम लोग को करना है। तो गिवन में क्या है कि किताब वाला ही लिख दीजिएगा, कहाँ तक सिद्ध कीजिए कि पहले प्रतिच्छेद करती है तहाँ तक आपको लिख देना है। ठीक है, अब टू प्रूव आ जाइए। तो प्रूव क्या करना है कि यहाँ का एंगल 90 डिग्री ए ओ बी लिखा हुआ क्वेश्चन में ही कि ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री होता है, यही प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए कैसे 90 डिग्री होगा, चलिए हम लोग देखते हैं। तो इसमें कंस्ट्रक्शन का काम कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब आइए क्या करते हैं इसे देख लीजिए। एक यहाँ पर प्रूफ में अब क्या है, एक बात है, उस बात को जानना है और बात हम आपको पहले भी बताए थे। चलिए यहाँ एक पेज के माध्यम से समझाते हैं। कोई वृत्त हो और वृत्त से यदि कोई बाह्य बिंदु से खींचा गया कोई स्पर्श रेखा हो, यह मान लें कि पी बिंदु है, यह आपका केंद्र है और यहाँ पर स्पर्श बिंदु है, तो जानिए रहे कि 90 डिग्री का एंगल होता है, लंब होता है। ठीक है, और जब इस बिंदु को बाह्य बिंदु से जब मिला देते हैं तो यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल बराबर हो जाता है। प्रूफ कर चुके हैं, पहले हम दिखा चुके हैं कि यह एंगल बराबर होता है और यहाँ का एंगल यहाँ के एंगल के बराबर होता है। ठीक है, तो यही बात है, ई एंगल से अभी आपका बात प्रूफ होगा कि किसी बाह्य बिंदु से यदि केंद्र पर जब रेखा खींचते हैं तो यह एंगल को बराबर दो भागों में बांट देता है। तो यही बात से आपको ये सवाल अभी बनने वाला है। तो चलिए यही बात को लेकर बनाते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है कि यह बाह्य बिंदु ए पॉइंट क्या है, बाह्य बिंदु है और यहाँ से केंद्र पर हम खींच दिए तो यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल बराबर है और दोनों एंगल का नाम जो है हम लोग एक्स लिख देते हैं। ये भी एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा। उसी तरह से यह बाह्य बिंदु है और बाह्य बिंदु से यहाँ देखिए केंद्र पर गया है तो इधर का एंगल और इधर का एंगल दोनों बराबर होगा। तो दोनों तरफ एंगल का वैल्यू हम लोग वाई रख देते हैं, इधरों भी वाई और इधरों भी वाई है। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। हम लोग इसका जो एक्स और माने हैं उसको लिख देते हैं कि एंगल ओ ए पी कहिए या सी कहिए की बात है, एंगल ओ ए पी एंगल ओ ए सी, यह दोनों को क्या मान लिए हैं, एक्स हम लोग मान लिए हैं। और एक और माने यहाँ पर एक एंगल मान लिए हैं, क्या है उस एंगल का नाम, ओ बी क्यू और ओ बी सी, इसको हम लोग वाई मान लिए हैं। ठीक है, ओ बी सी और ओ बी क्यू ये दोनों एंगल को वाई मान लिए हैं और यहाँ एक्स मान लिए। चलिए दो चीज़ मान लिए थे। अब हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं कि एक ही ओर कोई भी यदि समांतर रेखा हो, हम लोग पढ़ चुके हैं, यदि दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटता हो तो एक ही ओर के अंतःकोणों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होता है। ई कोण को जोड़ेंगे 180, या इधर का कोण जोड़ेंगे तो 180, या ई कोण और ई कोण को जोड़ेंगे तो 180। लेकिन यहाँ प्रॉपर्टी चेंज होगा, इसको कहा जाता है एक ही ओर के अंतःकोणों का योग। ठीक है, तो यहाँ एक ही ओर के अंतःकोणों का योग देखिए ये है, यहाँ का दोनों वाई मतलब एंगल ए
और एंगल बी दोनों मिला करके 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल ए और प्लस एंगल बी मिला करके 180 डिग्री, अंतः कोणों का योग कह सकते हैं। अंतः कोणों का क्या है, ये योग है। अब एंगल ए में 2 गो x प्लस एक्स है, एंगल बी में y प्लस वाई है, और ये सब मिला करके 180 डिग्री हो गया। तो 2x है, यहाँ भी 2x और यहाँ 2y हो गया, तो 2 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस वाई हो जाएगा। मतलब 2 गो x भी है 2 गो y भी है, तो 2 कॉमन ले लिए 180 डिग्री। तो x प्लस वाई करेंगे तो क्या होगा, 180 डिग्री बाई 2 हो जाएगा। काट दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आएगा। मतलब ई कोण और ई कोण दोनों मिला करके 180 डिग्री हो गया या 90 डिग्री हो गया। तो चलिए अब बहुत आसान है, तुरंत अब आंसर के नज़दीक आ चुके हैं। तो अब क्या करना है इसमें, देखिए ई एक्स और वाई, मतलब ये एंगल एक्स और एक्स वाई मिला करके 180 डिग्री हो गया। तो अब ऐसा समझिए इसको, एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में 2 गो एंगल, एगो का एक्स नाम है एगो वाई है, और यहाँ तो आपको ओ नाम दिया है, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो है एक जगह ए है तो एक जगह बी है, ठीक है। अब जानते हैं कि ट्रायंगल हो गया, यहाँ देखा जाए तो ओ ए बी, यह क्या हो गया, एगो ट्रायंगल हो गया। और ट्रायंगल के तीनों कोण का मिला करके क्या होता है, 180 डिग्री होता है। इसलिए ट्रायंगल ओ ए बी में इस ट्रायंगल के तीनों कोण मिला करके एंगल ए ओ बी प्लस ओ ए बी प्लस ओ बी ए और सब मिला के 180 डिग्री होता है त्रिभुज के। ये तो आपको पता करना है, इसको 90 प्रूफ लाना है। सेम होता है, इसका वैल्यू x है और इसका वैल्यू y है, और इधर हो गया 180 डिग्री। अब देख लीजिए एंगल ए ओ बी तो रह गया, और x प्लस वाई का वैल्यू देखिए निकाले ऊपर, x प्लस वाई मिला के कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो x प्लस वाई ये पूरा मिला के वैल्यू, इतना का वैल्यू कितना हो गया, 90 डिग्री, और इधर कितना है 180 डिग्री। तो एंगल ए ओ जब बी निकालिएगा तो 180 डिग्री में से 90 डिग्री लेस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 90 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी बराबर देखिए 90 डिग्री आ गया। तो इस तरह से आपका प्रूव्ड हो गया, यह हम लोग साबित कर दिए। देखिए कितना आसान था। तो यहाँ ट्रायंगल का प्रॉपर्टी लगाए हैं और यहाँ अंतः कोणों का योग का प्रॉपर्टी लगाए हैं, और इस तरह से यह क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर, 10 क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। संपूरक मतलब जिसके 2 कोणों का योग 180 डिग्री हो। संपूरक मीन्स सप्लीमेंट्री एंगल, जिसके आमने सामने के कोण मिला करके 180 डिग्री हो जाए, या 2 गो कोण को जोड़ करके 180 हो जाए, उसको संपूरक कोण कहा जाता है। तो यहाँ आपको 180 डिग्री प्रूव करके लाना है। चलिए हम लोग देखते हैं। यह भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, देखिए। तो क्वेश्चन कह रहा है, एक बार फिर क्वेश्चन के अनुसार समझ लेते हैं कि बाह्य बिंदु से, देखिए पी है बाह्य बिंदु से खींची गई जो स्पर्श रेखा है, ये दोनों स्पर्श रेखा द्वारा अंतरित कोण, मतलब यह कोण, और जो स्पर्श बिंदु है, यह स्पर्श बिंदु से केंद्र पर जो अंतरित कोण होगा, ठीक है, यह कोण और यह कोण दोनों मिला करके 180 डिग्री आपको लाना है, ठीक है। तो चलिए 180 डिग्री हम लोग लाते हैं, और बहुत आसान है। एक तो और चलिए, अब तो हम लोग क्या है, गिवन में लिख देते हैं कि गिवन में है क्या, कि माना कि, ठीक है, वृत्त COR में बाह्य बिंदु P से PA और PB 2 स्पर्श रेखा खींचा गया है, ठीक है। तो प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ
तो प्रूफ में यही करना है कि ई कोण और इसका केंद्र पर जो बना कोण है से दोनों कोण को जोड़ करके 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर कोण का नाम क्या है, इस कोण का नाम क्या हो गया, ए ओ बी। ए ओ बी, ए ओ बी कौन हुआ, और ए पी बी दोनों मिला के 180 डिग्री होना चाहिए। यही आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए, ये भी बहुत आसान है, समझिए। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। स्पर्श बिंदु से केंद्र पर जाता है तो 90 डिग्री होता है, माने लंब होता है। तो यह दोनों कोण मिला करके, ये दोनों कोण का वैल्यू हम इसका एंगल 1 दे देते हैं, इसका एंगल 2 नाम दे देते हैं। इसका एंगल 1 नाम दिए हैं और ये एंगल का नाम 2 दे दिए हैं। तो प्रूफ में अब आइए, प्रूफ में आ जाइए कि एंगल 1 इजकल टू क्या है, 90 डिग्री होगा। एंगल 2 इजकल टू भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि स्पर्श बिंदु पर खींचा गया लंब है। तो स्पर्श बिंदु पर जो खींचा गया लंब होता है वो 90 डिग्री होता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि चतुर्भुज ए ओ बी पी में, यह चतुर्भुज है, 4 भुजा है, 1 2 3 4, और चतुर्भुज के चारों कोण मिला करके क्या होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो यही नियम से बनेगा, है ना। तो इस चारों कोण का नाम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। एंगल 1 है एगो का नाम, एंगल ए ओ बी नाम है, एगो का एंगल 2 नाम है, और एगो का नाम ए पी बी है। यह चारों कोण मिला करके 360 डिग्री हो गया, ठीक है। एंगल 1 का वैल्यू 90 डिग्री है, ए ओ बी रह गया। एंगल 2 का वैल्यू 90 डिग्री है, और ए पी बी रह गया सेम, आइना 360 डिग्री हो गया, ठीक है। ये 90 कैसे आया ऐसा पता है कि लंब है, केंद्र पर क्या होता है, केंद्र से जब स्पर्श बिंदु पर खींचते हैं तो 90 डिग्री एंगल बनता है। अब 90 और 90 मिला दीजिएगा तो 180 हो जाएगा, माने एंगल ए ओ बी प्लस ए पी बी और प्लस 90 और 90 मिला के 180 डिग्री, यानी 360 डिग्री है, ठीक है। एंगल ए ओ बी हो गया और एंगल ए पी बी हो गया और 360 हो गया। ये प्लस है ना के माइनस 160 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, और घटा दीजिएगा तो 180 आएगा। तो यही दोनों का वैल्यू 180 निकालना था, जो निकल चुका, प्रूव्ड हो गया। देखिए कितना आसान था। तो यह भी आपका हो गया। यही प्रूव करना था कि एंगल ए ओ बी प्लस ए पी बी बराबर 180 डिग्री। यह कौन है, चतुर्भुज के नियम से बना दिए, ठीक है। चतुर्भुज के चारों कोण मिला के 360 डिग्री, उसमें 2 का वैल्यू 90 पता था, तो 90 90 180 हो गया, और 180 ने माइनस हो गया 360 में, तो 180 बचा। तो यही इतना का वैल्यू 180 निकालना था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो 11 जो है आपका 8 क्वेश्चन की तरह है। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज होता है। सम चतुर्भुज मतलब उसका चारों भुजा बराबर होता है, यही सिद्ध करना है, ठीक है। तो कहिएगा कि 8 के जैसा कैसा है, तो आपको समझा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन 8 में भी इसी तरह का क्वेश्चन था, फिगर, ठीक है, और उसमें भी ABCD चतुर्भुज था, PQRS पर टच किया था, फिगर किताब में दिया हुआ था। तो इसमें क्या करना है कि AB BC CD और DA चारों बराबर होगा। उसमें आमने सामने के भुजा का योग जो है बराबर था, इसमें चारों भुजा बराबर होगा, यही है। लेकिन यह क्या है, समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज पहले ABCD जो है समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज का मतलब क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का मतलब होता है कि आमने सामने की ई भुजा के बराबर है, ई भुजा इस भुजा के बराबर है, यही समांतर चतुर्भुज का प्रॉपर्टी होता है। तो यहाँ पर भी आमने सामने के भुजा बराबर है, क्वेश्चन कह रहा है समांतर चतुर्भुज। तो यह समांतर लिख दिए हैं कि माना कि वृत्त COR के परिगत समांतर चतुर्भुज ABCD है, जिसमें AB बराबर DC होगा। आमने सामने के भुजा का होगा बराबर, तो AB के सामने DC है, बराबर हो गया, और BC के सामने कौन है, AD है, यह बराबर हो गया। तो आमने सामने की भुजा इसमें बराबर हो गया। अब प्रूफ क्या करना है, ट्रू प्रूफ में यही करना है कि ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। क्या करना है,
कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का मतलब क्या हुआ कि इसकी चारों भुजा बराबर है। ठीक है, चारों भुजा मतलब ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, यही आपको प्रूफ करके लाना है। ठीक है, तो कैसे प्रूफ होगा से देखते हैं। तो चलिए, इसमें कंस्ट्रक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट प्रूफ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इसका जो 8 का क्वेश्चन में जो था, देखिए 8 क्वेश्चन में जो यह लिखे हैं प्रूफ में कि हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती है। ए पी बराबर ए एस, बी पी बराबर बी क्यू, सी आर बराबर सी क्यू, डी आर बराबर डी एस, सभी को जोड़ने पर यहाँ से लेके यहाँ तक जो है सेम उतार देना है, इसमें भी सेम यूज होगा। ठीक है, यही चीज़ को यहाँ से यहाँ तक लिख देना है। ठीक है, तो इसीलिए कहे कि 8 के जैसा बनेगा। तो 8 वाला जो है यहाँ से यहाँ तक बात आएगा और इससे 2 लाइन और ज़्यादा बनने के बाद वो प्रूफ हो जाता है। तो चलिए इस चीज़ को हम पूरा उतारते हैं। तो चलिए उसी से लिख दिए यह बात को, और इसमें जानिए रहे कि यह जो होगा इसके बराबर होगा, मतलब ए पी जो होगा ए एस के बराबर होगा। दूसरा बी से आइए, बी पी यह जो होगा इसके बराबर होगा, मतलब बी पी जो होगा बी क्यू के बराबर होगा। अब सी के पास आइए, सी आर जो होगा यह जो होगा इसके बराबर होगा, मतलब सी आर सी क्यू के बराबर हो गया। और चौथा जो है यह जो रिल्ला है इसके बराबर हो जाएगा, डी आर इजकल टू डी एस हो जाएगा। यह चौथा इक्वेशन हो गया। उसी की तरह देखिए 8 वाला क्वेश्चन की तरह ही सभी को जोड़ने पर, और सबको जोड़ दीजिएगा तो क्या होगा, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। अब क्या किए थे कि यह दोनों को मिला करके एगो कर दिए थे, क्या बना दिए थे, ए पी और बी पी मिलकर क्या बन गया था, ए पी और बी पी मिलकर के ए बी बन गया था, ए बी लिख दिए। और सी आर और डी आर मिलकर के क्या बन गया था, सी आर और डी आर मिलकर के सी डी बन गया था। इधर ए एस और डी एस दोनों मिलकर के क्या बन गया था, ए एस और डी एस मिलकर के ए डी बन गया था। और बी क्यू और सी क्यू मिलकर क्या बन गया था, बी क्यू और सी क्यू मिलकर के बी सी बन गया था, बी सी बन लिख दिए। यहाँ तक 8 में आपको ऐसे ही बताया गया था। तो चलिए वहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे इसे देख लीजिए, ए बी के तो ए बी रह दिए और सी डी को हटा रहे हैं। तो सी डी बराबर क्या पढ़े थे, देख लीजिए यहाँ सी डी बराबर था ए बी। ठीक है, गिवन में क्या लिखा हुआ है, सी डी बराबर ए बी। तो इस सी डी को हटा करके इसके जगह पर हम ए बी लिखेंगे, इसके जगह पर यह ए बी लिखा जाएगा। तो यहाँ सी डी के हट करके यहाँ ए बी लिखा गया। ठीक है, यहाँ ए डी अब हटा दे रहे हैं, ए डी की जगह पर क्या लिखे, तो ए डी की जगह पर देख लीजिए बी सी लिखा जाएगा, ए डी की जगह पर बी सी, सब गिवन में है। तो ए डी की जगह पर बी सी हो गया और यहाँ आपका बी सी है, ये है। यह सब कहाँ से चेंज हो रहा है, गिवन से। अब ए बी और ए बी मिलकर के 2AB हो गया और बी सी और बी सी मिलकर के 2BC हो गया। अब 2 और 2 दोनों का कट गया तो ए बी इजकल टू का हो गया, BC हो गया। मतलब यह भुजा जो है ई भुजा के बराबर हो गया। और जानते हैं कि ई भुजा इसके बराबर होता है, ई भुजा इसके बराबर होता है। आपको गिवन में यहाँ दिया हुआ है, इसी का यूज कर रहे हैं। तो चलिए इतना हो गया। अब आइए ए बी बराबर BC है और ए बी बराबर क्या होता है, देख लीजिए यहाँ ए बी बराबर क्या है, DC, तो DC लिख दीजिए। अब BC बराबर क्या है, तो BC बराबर देख लीजिए यहाँ BC बराबर AD है, तो यहाँ BC के बराबर AD लिख दिए। यहाँ पर देखिए चारों इक्वल हो गया। AB इजकल टू DC होता है, BC इजकल टू AD होता है। अब ये दोनों आपस में बराबर है, इसलिए सब आपस में बराबर हो गए। और यही आपको प्रूव करना था कि चारों भुजा बराबर होता है। देख लीजिए चारों भुजा बराबर आ गया, इसलिए आप कह सकते हैं कि अतः ABCD एक
सम चतुर्भुज है। हो गया, ये प्रूव करना था, प्रूव्ड हो गया। देखिए कितना आसान था। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC की लंबाइयाँ 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। देखिए, ठीक है, DC 6 है और DB इधर 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसकी त्रिज्या जो है 4 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो भुजाएं AB और AC, AB के लंब कितना होगा, AC और AB कितना होगा, ये बताना है, ठीक है। और BC तो देख रहे हैं 8 6 14 सेंटीमीटर ही हो गया। तो चलिए, ये भी बहुत आसान है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। तो चलिए, किताब से हम लोग ये फिगर को बना लिए हैं, ठीक है। और कितना कितना क्या वैल्यू है, ये 4 सेंटीमीटर था, यहाँ से यहाँ 6 था, ये 6 था। तो ये देखिए बाह्य बिंदु है, बाह्य बिंदु से खींची गई दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा, बराबर। जब यहाँ से यहाँ 6 है तो यहाँ से यहाँ तक ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। यह यहाँ से यहाँ 8 है तो यह भी यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर होगा। अब क्या है कि यहाँ से यहाँ तक का कितना लंबाई है नहीं पता है, तो इसको हम लोग x मान ले रहे हैं, इस दोनों लंबाई को, ठीक है। तो x हो गया और यही x का वैल्यू आपको पता करना है, ठीक है। तो इसको पता करने के लिए एक आसान विधि है, एक भास्ट विधि है। तो चलिए आपको हम आसान विधि से आपको समझाते हैं। तो आसान विधि में क्या, सबसे पहले तो आप इसको क्या करिए कि यहाँ से यहाँ तक ऐसे मिला दीजिए, ठीक है। और ये आपका वृत्त का केंद्र है, ठीक है। तो देखिए एक रूल है कि यहाँ पर जब भी कोई त्रिभुज होता है, देखिए रूल समझा देते हैं कि यदि कोई त्रिभुज हो और उसको परपेंडिकुलर खींचा जाए तो यह जो है इधर एक पार्ट होता है तो उसका दुगना भाग इधर हो जाता है। इधर यदि 4 है तो इधर 8 हो जाएगा, इधर 4 है तो इधर 8 हो जाएगा, इधर 4 है तो इधर 8 हो जाएगा। मतलब 1:2 के अनुपात के रेशियो में बट जाता है, ठीक है। तो यहाँ ये 4 है तो ये कितना हो जाना चाहिए, 8 हो जाना चाहिए। तो यही रूल से आपको बनेगा। और एक और रूल से बनता है, वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस जाएगा, लेकिन आसान आपका यही है, इसलिए इसी प्रोसेस से आपको समझा दे रहे हैं। तो यहाँ पर भी देख लिए कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 4 है तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई इधर 8 सेंटीमीटर हो जाएगा और पूरा लंबाई जो है वह हो जाएगा। तो इस तरह से OD बराबर 4 सेंटीमीटर है और तो OA बराबर जो होगा 4 दूनी के 2 में 4 से गुना करके 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब ये पूरा लंबाई 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब क्या करें कि इसी तरह से सगरो कर दीजिए, यहाँ से भी इस पर लंब डाल दीजिए और इससे भी इस पर लंब डाल दीजिए, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ से देखिए, अब इसमें देखिएगा तो छोटा छोटा 4 गो त्रिभुज, 3 गो त्रिभुज हो गया। एक देखिए AO और B, यह त्रिभुज बन गया। एक हो गया BOC, एगो ये त्रिभुज हो गया। एगो AOC, यह त्रिभुज हो गया। और इस तीनों छोटा छोटा त्रिभुज को मिला दीजिएगा तो एगो क्या हो जाएगा, बड़ा त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से समझिए। तो यहाँ पर यही देखिए 1 2 और 3, यही 3 गो त्रिभुज है। यही तीनों त्रिभुज को जोड़ देंगे तो एगो बड़ा त्रिभुज बन जाएगा। तो यही काम यहाँ होने जा रहा है, ठीक है। और ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, क्योंकि वृत्त का त्रिज्या है सब, ठीक है। तो यही रूल से हम लोग बनाने जा रहे हैं। तो ये एरिया मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल, AOB प्लस एरिया BOC प्लस एरिया AOC, इस सब को एरिया मिला दीजिएगा तो बड़ा त्रिभुज ABC के बराबर हो जाएगा। ये छोटा छोटा तीनों त्रिभुज को जोड़ दीजिएगा, ये पहला दूसरा तीसरा, तो मिला दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ABC के बराबर हो जाएगा। तो ये यही किया गया है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या पढ़े हैं, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो आइए इस त्रिभुज के लिए 1/2 आधार जिस पर लंब होता है, क्योंकि यहाँ पर लंब है ये, तो लंब जो हो गया तो इसके लिए आधार ये हो गया, ठीक है, ये आधार हो गया।
और लंब में आपका 4 हो गया। तो 1/2 यही फार्मूला से बनने जा रहा है। कौन फार्मूला से? 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, 1/2 बेस क्या है? बेस तो देखिए यहाँ से यहाँ तक है ए बी। ठीक है, बेस में क्या है? ए बी है। तो ए बी की जगह पर क्या लिखाएगा? x प्लस, चाहे लिख देते हैं एक बार फार्मूला, ए बी और हाइट में क्या आ जाएगा? त्रिज्या आ जाएगा। 1/2 इसका बेस कौन होगा? बी सी और त्रिज्या आर हो जाएगा। 1/2 बेस कौन हो जाएगा? ए सी और त्रिज्या आर होगा। 1/2 और पूरा बड़ा त्रिभुज के लिए क्या होगा? तो यदि बेस ई हो जाएगा तो हाइट ई हो जाएगा। तो बेस में हम लोग ले लेते हैं बी सी, तो हाइट में ए डी आ जाएगा। ठीक है, अब इसी में आते हैं आगे। 1/2 और आर सब जगह है। 1/2 और आर देखिए सब में है। 1/2 आर, 1/2 आर सब के पास है, तो कॉमन ले लिए 1/2 आर। और इसमें क्या बचा? ए बी बचा। इसमें क्या बचा? बी सी बचा। इसमें क्या बचा? ए सी बचा। और इधर 1/2 बी सी में कितना है? 8 और 6 14। अब ए डी में कितना है? 8 और 4 12। कहाँ से 12 ऐसा पता हो गया? यहाँ से यहाँ तक 8 और यहाँ से यहाँ तक 4। 8 और 4 12। बी सी में 14 कैसे हुआ? तो यहाँ से यहाँ तक 8, यहाँ से यहाँ तक 6। 8 और 6 14। 2 से काट दीजिएगा तो 7 बार में कट जाएगा। अब आइए 1/2 हो गया। त्रिज्या कितना है? तो 4 है। इस सवाल का त्रिज्या कितना है? 4 है। ए बी में कितना है? तो ए बी में x प्लस 8 है, तो x प्लस 8 लिख दिए। बी सी में कितना है? तो 8 और 6 14 है। ए सी में कितना है? तो x प्लस 6 है, तो x प्लस 6 हो गया। और इधर क्या हो गया? 7 गुने 12 हो गया। 2 से काट सकते हैं, 2 दूनी के 4। अब क्या हुआ? इधर 2 हुआ, x और x मिल करके 2x हो गया। और 8 और 6 14 और 14 28 हो गया। इधर 7 गुने 12 हो गया। ठीक है, 2 बाहर निकाल देना चाहते हैं, 2 गुने, इससे भी 2 बाहर निकाल दिए तो 2 निकल गया बाहर। तो क्या बचा है? x प्लस 14 बच गया। यानी 7 गुने 12 हो गया। अब क्या करेंगे? x प्लस 14 कर देंगे तो 7 गुने तो 12 हो गया, लेकिन ये 2 गुने 2 जो है ये बटा में चला जाएगा। 2 से काट दीजिए 6 बार में, फिर 2 से काट दीजिए 4 बार में। 7 चौक कितना हो गया? 28 हो गया। तो x बराबर करिएगा तो 28, और ये प्लस है, आके माइनस हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? चलिए यहाँ पर थोड़ा सा गलत कट गया है। 2 से काटेंगे तो 6 बार में, और 2 से काटेंगे तो 3 बार में कटेगा, 4 बार नहीं कटेगा। और 4 सत्ते 17 21 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है कि 21 में से 14 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 7 बचेगा। तो x का वैल्यू देखिए आपका 7 आ गया, यहाँ का वैल्यू 7 आ गया। अब आपको क्या हो गया? x का वैल्यू निकल गया। तो अब आपको निकल जाएगा ए बी का भी वैल्यू और ए सी का भी वैल्यू। ए बी में क्या आएगा? x प्लस 8, और बी सी में क्या आएगा? x प्लस 6। देखिए ए सी में ये x और प्लस 6। ठीक है, तो x का वैल्यू तो 7 निकाल दिए हैं। 7 प्लस 8, 8 7 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहाँ x का वैल्यू 7 6 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। यही सवाल का आंसर है। देखिए कितना आसान था। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक अंतरित करती है। ठीक है, संपूरक कोण अंतरित करती है। तो चलिए आमने सामने का कोण जो है 90 संपूरक कोण माने 180 डिग्री का कोण बनता है, यही बताना है। तो चलिए पहले फिगर है तब समझ में आएगा कि क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग समझते हैं क्या कहना चाहता है। तो कह रहा है कि एक वृत्त है, उसके परिगत एक चतुर्भुज बना हुआ है, बना दिए। ऐसा तीसरा बार फिगर ऐसा बन रहा है। एक 8 में बना है, 11 में बना है, 13 में बना है। तो अब इसका ये केंद्र है। तो कह रहा है कि भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं, यदि ये भुजा जो है केंद्र पर कोण बनाता है, तो इसके सामने की भुजा देखिए ये है, ये भी केंद्र पर बनाया।
तो कह रहा है कि ई कोण और ई कोण मिला के 180 डिग्री होगा। उसी तरह से इधर का कोण और इधर का कोण मिला के 180 डिग्री होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यही प्रूव करना है कि एंगल ए, यहाँ पर केंद्र का नाम यदि हम ओ दे देते हैं, केंद्र का नाम ओ दे देते हैं, तो ए ओ बी प्लस सी ओ डी मिला के 180 हो जाएगा, या बी ओ सी मतलब ई कोण और ए ओ डी ई कोण मिला करके 180 डिग्री होगा। यही आपको प्रूव करना है। तो चलिए देखिए, ये भी आसान है, बहुत ही आसान है। तो चलिए माना फिगर बना लिए थे, माना के लिख दिए कि माना कि वृत्त COR में, ये वृत्त है COR में वृत्त चतुर्भुज ABCD की, ABCD है चतुर्भुज, ये भुजा AB BC CD और DA, AB BC CD DA, यह केंद्र पर क्या है PQRS, यह 3-4 जगह स्पर्श करता है। तो हमको क्या प्रूव करके दिखाना है, बोलिए, कि सामने की भुजाओं के द्वारा क्या है 180 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो AOB, एंगल AOB और AOB के सामने का कौन कौन है COD, कौन है COD, यह मिला के 180 डिग्री होगा। और इसी के सामने एक और बात है, अब इधर आइए BOC, इधर का BOC और इसके सामने के भुजा कौन है, ये है AOD, BC के सामने AD है, BC के सामने की भुजा AD है, तो AOD यह भी मिला करके 180 डिग्री होगा। यही दोनों प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए देखिए कितना आसान से प्रूफ होगा। अब हमको क्या करना होगा, इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन भी करना होगा, रचना का काम। कंस्ट्रक्शन मीन्स रचना, बनावट, क्या करना होगा। ठीक है, तो यहाँ जो स्पर्श बिंदु है इस सब से मिला देना होगा। चलिए मिला दिए। ठीक है, अब मिलाने के बाद अब सबका नंबरिंग करेंगे। ठीक है, तो नंबरिंग यहाँ से करते हैं। 1, एंगल का नाम 1, ये एंगल का नाम 2, ये एंगल का नाम 3, ये एंगल का नाम 4, ये एंगल का नाम 5, ये एंगल का नाम 6, ये एंगल का नाम 7 और ये एंगल का नाम 8। हो गया, 8 गो एंगल इसके अंतर्गत बन गया। और जब बन गया तो अब देख लीजिए कैसे बनेगा। अब तो चलिए यहाँ सब समझते हैं। रचना हो गया, तो रचना में क्या किए, OP, OQ, OR तथा OS को मिलाया। हो गया, यह रचना का काम हो गया। अब जो है प्रूफ का काम होगा। तो चलिए नियम पर ही, इसी नियम पर सवाल बनना है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। देखिए बाह्य बिंदु है, अब बाह्य बिंदु के केंद्र से यहाँ है और यहाँ से खींचा गया, केंद्र पर खींचा गया जो स्पर्श रेखा है यह यहाँ पर बराबर कोणों में विभाजित कर देता है। पहले हम बता चुके हैं कि यदि कोई बाह्य बिंदु से केंद्र को मिलाया जाता है रेखा, तो ये दोनों कोण को बराबर भागों में बांट देता है। तो यही नियम से यह भी बनना है। तो यहाँ पर देखते हैं कि कोण 1 जो होगा 2 के बराबर होगा, 3 जो होगा 4 के बराबर होगा, क्योंकि यह कोण विभाजित कर रहा है। और यह ऐसे आ रहा है तो इसलिए 5 जो होगा 6 के बराबर होगा, और यह जब ऐसे कर रहा है तो 7 जो होगा 8 के बराबर होगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ का देखते हैं प्रूफ में कि 1 जो है 2 के बराबर हो गया, एंगल 3 जो है एंगल 4 के बराबर हो गया, एंगल 5 जो है एंगल 6 के बराबर हो गया, और एंगल 7 जो है एंगल 8 के बराबर हो गया, इस नियम के आधार पर। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। परंतु हम जानते हैं कि केंद्र पर का कोण, यहाँ पर के केंद्र पर का कोण है, और सभी कोण को मिला देंगे तो कितना डिग्री होगा 360 डिग्री। किसी भी पॉइंट के चारों तरफ कितना डिग्री का कोण होता है 360 डिग्री का कोण होता है। तो यहाँ पर भी वही बात है कि एंगल 1 हो, एंगल 2 हो, एंगल 3 हो, एंगल 4 हो, 5 हो, एंगल 6 हो, एंगल 7 हो, एंगल 8 हो, सबको मिला के 360 डिग्री हो गया। ठीक है, क्योंकि यह सभी केंद्र पर के कोण है, केंद्र पास के कोण है। अब देखिए क्या करना है
कि आपको पहले ई वाला प्रूफ कर रहे हैं ए ओ बी, तो ए ओ बी में क्या चाहिए, 2 और 3 एंगल चाहिए, ए ओ बी में 2 और 3 चाहिए, और सी ओ डी में 6 और 7 चाहिए। इसलिए आपको 2, 3, 6, 7 रखना है और बाकी सब की जगह पर चेंज कर देना है। तो देखिए, तो यहाँ पर 1 बदल जाएगा, 1 की जगह पर क्या लिखाएगा, 1 बराबर 2 है, तो 1 हट जाएगा, यहाँ 2 लिखाएगा, और एंगल 2 है से रहेगा। अब 3 जो है रहेगा, और 4 हट जाएगा, तो 4 की जगह पर क्या लिखाएगा, 3 लिखाएगा, तो एंगल 3 लिखा गया। ये 5 आपको नहीं रखना है, 6 और 7 रखना है, इसलिए 5 भी बदलाएगा। तो 5 की जगह पर क्या होगा, तो 5 बराबर 6 होता है, तो 6 हो गया, और ये भी 6, ये एंगल 6 के 6 उतार दिए, 7 जो है रहेगा। अब 8 नहीं रखना है, 8 को बदल देना है, तो 8 की जगह पर क्या होगा, तो 8 की जगह पर 7 होगा, तो 8 की जगह पर 7 लिख दिया, और इन्हें कितना हो गया, 360 डिग्री। अब देखते हैं कि सब एंगल डबल हो गया, सब एंगल क्या है, डबल है, इसलिए एंगल 2 भी जो है डबल हो गया, 3 भी डबल हो गया, 6 भी डबल हो गया, और 7 भी डबल हो गया, इसलिए 2 कॉमन निकाल दिए, इन्हें 360 हो गया। एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 और 360 हो गया, और ये 2 जो है नीचे बटा में आ जाएगा, काट दीजिएगा तो 180 डिग्री आएगा। तो एंगल 2 और 3 मिला के क्या हो जाता है, देख लीजिए, एंगल 2 और 3 मिला करके ए ओ बी आ जाता है, और 6 और 7 मिला के क्या होता है, सी ओ और डी हो जाता है। इस तरह से यह दोनों मिलाकर एंगल ए ओ बी हो गया, और इसको मिला के सी ओ डी हो गया, 180 डिग्री हो गया। ये आपका एगो देखिए फर्स्ट प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से जैसे इसको प्रूव किए हैं, इसी तरह से उसको प्रूव करेंगे, तो इसीलिए लिखा जाता है सिमिलरली। सिमिलरली के मतलब क्या है, माने उसी प्रकार से, उसी प्रकार से हम जो सेकेंड है, सेकेंड में क्या है, इसी प्रोसेस से अपना करके बनाया नहीं जाता है, इतना फिर बनाना नहीं है। बनाने का मतलब है कि हम इसी प्रोसेस से करेंगे तो मेरा वह दूसर का वाला चीज़ आ जाएगा, इसके जगह पर दूसर का वाला लिखा जाएगा, क्या है, बी ओ सी प्लस ए ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री। इसलिए इतना लिखना नहीं है, केवल सिमिलरली लिख देना है। क्या लिख दें, बी ओ सी प्लस ए ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपको इसी तरह से सिमिलरली जो सेकेंड है ये भी प्रूव किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से यह कंप्लीट हो गया। अब चलिए इस चैप्टर में आने वाला जो मेन क्वेश्चन है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, उसको समझते हैं। तो एक आपका जो इस चैप्टर का सबसे VVI जो क्वेश्चन है, मेन है, जो एग्ज़ाम में ज़्यादा आने की संभावना है, वह है परमाई 10.2 जो कर चुके हैं शुरू में, एग्जाम्पल दूसरा, और क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। यही आपका क्वेश्चन इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो अगला वीडियो हम लोग जो है एक्सरसाइज 11.1 में आपको फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।